हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल STDB शिवम में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के अनुच्छेद हमने 104 से लेकर 117 तक करवा दिए थे। ठीक है दोस्तों, आज हम 118 अनुच्छेद से लेकर हम आज लेकर चल रहे हैं। तो दोस्तों बस आपसे इतना ही कहना है कि हमारी आज का जो टॉपिक है उसको लेकर चलते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो हमारा अनुच्छेद है 118 वही क्या कह रहा है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। संसद की प्रत्येक सभा अपनी प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के विनियमन के लिए नियम बना सकती है। जो हमारा 118 अनुच्छेद है क्या कह रहा है कि जो संसद है, संसद की प्रत्येक सभा, कौन सी प्रत्येक सभा, प्रत्येक सभा अपनी प्रक्रिया, ठीक है, अपनी प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के विनियमन के लिए नियम बना सकती है कि उसको कैसे सुचारू रूप से आगे के लिए संचालित किया जा सके, कैसे उसको आगे बढ़ाया जा सके, उसके बारे में 118 अनुच्छेद हमें बता रहा है। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने 119 अनुच्छेद पर। 119 अनुच्छेद क्या बोल रहा है हम बताएंगे अभी। संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन, यानी विधि का मतलब होता है कि जो नियम बने हैं ना उसके नियम अनुसार, नियम संहिता अनुसार या फिर उस नियम अनुसार आगे की क्रिया को करना। ठीक है, फिर संसद में क्या बोला है, संसद में वित्तीय कार्य संबंधी, वित्तीय का मतलब होता है पैसा, ठीक है, वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा जैसा कि हम आपको बता चुके हैं किसी नियम संहिता को, इसका जो रहेगा विधि को क्या बोलते हैं, किसी नियम संहिता को कहते हैं। किसे कहते हैं, किसी नियम संहिता को कहते हैं विधि। ठीक है, द्वारा विनियमन करना। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो आप सभी को समझ में आया होगा। अब हम अनुच्छेद 120 की बात करेंगे। उसमें क्या है देखते हैं, उसमें क्या दे रहा है। राज्यसभा का सभापति, लोकसभा का अध्यक्ष, क्या है थोड़ा समझ के सुनना। लोकसभा का सभापति किसका, सॉरी, राज्यसभा का सभापति किसका, राज्यसभा का जो है सभापति, पहला पॉइंट। दूसरा, या लोकसभा का अध्यक्ष अथवा उस पर कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को जो हिंदी या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, ठीक है, अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा। कहने का मतलब यह है कि जो हमारा अनुच्छेद 120 है, ठीक है, अनुच्छेद 120 है, वह राज्यसभा का सभापति या फिर लोकसभा का अध्यक्ष, किसका, लोकसभा का अध्यक्ष अथवा उस पर में कार्य करने वाला व्यक्ति या उसमें कार्य करने वाला व्यक्ति जो कि हिंदी अंग्रेजी अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, यानी अपनी बातों को नहीं बता सकता, तो उसके लिए उसकी अपनी मातृभाषा का संबोधित करने के लिए कह सकता है। और या फिर हम कह सकते हैं कि अपनी जो उसकी मातृभाषा है
वो वहां पर बोल सकता है। जैसे कि हिंदी नहीं आती है किसी को, ठीक है, तो वो हिंदी या अंग्रेजी नहीं आ रही है, तो वो जहां का है तो वह अपनी मातृभाषा का उपयोग कर सकता है। ठीक है दोस्तों, उसको संबोधित करने के लिए वहां अनुज्ञा दे सकेगा। ठीक है, कि अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा कर सकेगा, कि जिससे कि अपनी भाषा में बोलकर वहां पर अपनी बात रख सके। ठीक है, ये कौन से अनुच्छेद में? ये है 120 अनुच्छेद में। ठीक है, आपको समझ में आया होगा कि ये अनुच्छेद 120 क्या कहना चाहता है। एक बार फिर हम आपको दोहरा देते हैं। राज्यसभा का सभापति, ठीक है, राज्यसभा का सभापति या फिर लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है, जो कि हम बहुत ही आपको सरल भाषा में समझाएंगे, जो कि हिंदी अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं दे सकता है, अपनी बात को आपके सामने नहीं कह सकता है, नहीं रख सकता है, तो उसको अपनी मातृभाषा यानी जहां का वो रहने वाला है, तो वो अपनी वहां की लोकल भाषा जिसे कह सकते हैं, वहां की जो भाषा मातृभाषा है, वो वहां की मातृभाषा में यहाँ पर इस सदनों में बोल सकता है, अपनी बात को रख सकता है। तो ये अनुच्छेद 120 में कहा गया है। अब हम चलेंगे 121 पर। अनुच्छेद 121 हमारे क्या कह रहा है? उच्चतम न्यायालय या फिर किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए आचरण के विषय में संसद में कोई चर्चा, ठीक है, कोई चर्चा इनमें इसके पश्चात उपबंधित रीति से उस न्यायाधीश को हटाने की। यानी जो हमारा अनुच्छेद 121 है वह क्या कह रहा है? उच्चतम न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए आचरण के विषय में संसद में कोई चर्चा इसके पश्चात उपबंधित रीति से उस न्यायाधीश को हटाने की। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ 118 से लेके 121 तक तो समझ में आ ही गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। ठीक है दोस्तों, हमारा अब रहेगा 122। अनुच्छेद 122 के बारे में बताएंगे। ठीक है, अनुच्छेद 122 क्या कह रहा है? संसद और विधानसभाओं की कार्यवाही की वैधता को किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। इससे पहले हम आपको कुछ बताना चाहेंगे इम्पोर्टेंट, कि अगर आप किसी का एग्जाम देते हैं, ठीक है, सपोज कीजिए बोर्ड का एग्जाम आ रहा है, ठीक, तो बोर्ड के एग्जाम के लिए हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है, छोटा सा, कि हमें क्या चीज पढ़ने से क्या चीज होगा और कितना क्या लाभ होगा। कि जैसे हमने यहाँ पे ये कोष्टक बना रखे हैं, ठीक है, इनका मतलब होता है कि हम उस चीज को हमने गोला किया है जो हमें लगा कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जिससे कि हम आपको बहुत ही आसान शब्दों में और आसानी से समझा सकेंगे। ठीक है, उस चीज को हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए गोला किया है। और दोस्तों वही चीज होती है कि अगर हम किसी चीज का एग्जाम देते हैं तो एग्जाम देने में हमें प्रश्न पर कंसंट्रेशन करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, ध्यान पूर्वक उसको पढ़ना चाहिए, जिससे कि हम अगर किसी चीज का आंसर दे रहे हैं तो उसका जो आंसर होता है कभी कभी उस प्रश्न में ही निकल आता है, या कह सकते हैं कि उस प्रश्न के कुछ पॉइंटों के अनुसार ही अगर हम उस प्रश्न का आंसर देंगे तो कहीं ना कहीं तक हमारा वह प्रश्न सही चला जाएगा, हमारा वो प्रश्न गलत नहीं होगा और उसके हमें नंबर मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए हमने यहाँ पे गोला कर रखा है जो इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 122 जो है संसद और विधानसभा की कार्यवाही की वैधता को किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अब हमारा अनुच्छेद 123 क्या कह रहा है? राष्ट्रपति के पास, किसके? राष्ट्रपति के पास संसद के सत्र में न होने की स्थिति में, यानी ना होने की, जैसे राष्ट्रपति नहीं है, ठीक है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, तब वो अध्यादेश
जो अध्यादेश होता है उसको जो शक्ति होती है उसे प्राप्त है, जारी करने की, उसको लागू करने की शक्ति प्राप्त है। अध्यादेश की शक्ति, ठीक है, अध्यादेश की शक्ति संसद द्वारा बनाए गए कानून के बराबर ही होती है। किसके? संसद द्वारा बनाए गए कानून के बराबर ही होती है, और यह तत्काल इसको लागू भी किया जा सकता है और उसको तुरंत लागू भी किया जा सकता है। हम आपको एक एक शब्द पढ़ा रहे हैं और उसके बाद में हम आपको शॉर्ट तरीके से बता भी रहे हैं, ठीक है दोस्तों, जिससे कि आप सभी को जल्दी से जल्दी ये चीज माइंड में आ जाए और हम आसान भाषा में ही आप लोगों को समझाएंगे, क्योंकि अगर फुल डिटेल निकालेंगे तो बहुत ही ज्यादा समय व्यर्थ चला जाएगा, गागर में सागर भरने का काम, ठीक है, कुछ शब्दों में बड़ी बड़ी बातों को कह जाना, ठीक है। यहीं पर हम वही चीज प्रक्रिया को अपना रहे हैं जिससे कि आपको जल्दी जल्दी और अच्छे से समझ में आ जाए, जो कि आप कभी ना भूल सकें, ठीक है। अब हमारा अनुच्छेद 124, इसमें करीबन 1 से लेके 7 पॉइंट हैं। कितने पॉइंट है? 1 से लेके 7 पॉइंट है। वो 7 के 7 पॉइंट हम आपको बताएंगे विस्तार पूर्वक, और उसमें क्योंकि वो इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि छोटी छोटी चीजें ही कभी कभी हमारी तरक्की या हमें आगे बढ़ने का सहारा देती हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 124 का 1, भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। क्या होगा? भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें भारत का एक मुख्य न्यायाधीश होगा। जैसे कि हमने कहा था, जो हम इम्पोर्टेंट है उसी पर टिक करेंगे। भारत का एक, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय। फिर उसके बाद उसमें भारत का एक मुख्य न्यायाधीश होगा। क्या होगा? मुख्य न्यायाधीश। और अन्य न्यायाधीशों की संख्या 7 से कम नहीं होगी। कितने से? 7 से कम नहीं होगी, जैसा कि संसद द्वारा निर्धारित कर सकती है। जैसा संसद फिर निर्धारित कर सकती है, ठीक है। अब हमारा रहेगा अनुच्छेद 124 पॉइंट नंबर 2। उपराष्ट्रपति किसी भी, जो उपराष्ट्रपति है, किसी भी न्यायाधीश को बुरे आचरण, ठीक है, क्या है जो हमारा 124 अनुच्छेद का दूसरा पॉइंट है, वह क्या बोल रहा है कि उपराष्ट्रपति किसी भी न्यायाधीश को बुरे आचरण यानी खराब आचरण, बुरे का मतलब ये होता है कि उसमें किसी भी तरह का कोई केस ना चल रहा हो, पहला, ठीक है। दूसरी बात है कि जो उसका आचरण है वो एक प्रेम वाला होना चाहिए, ना कि बेकार, ठीक है। और इस पे किसी तरह का ना कोई मुकदमा हो, ना ही किसी तरह का इस पे आचरण पे कोई इसके धब्बा लगा हो, ठीक है। और उसके बाद में आ जाता है अयोग्यता के कारण। अयोग्यता, अब अयोग्यता का क्या मतलब होता है? अयोग्यता का मतलब होता है कि वह कितना पढ़ा लिखा है, उस ये किसके? न्यायाधीश के अयोग्यता में आता है अथवा नहीं आता, उसने उस लेवल की पढ़ाई कर रखी है अथवा नहीं कर रखी है। सपोज कीजिए, अगर आप किसी कंपनी में जाते हैं जॉब के लिए और वहां पर आपसे मांगता है कि ये दस्तावेज लाइए, और वो कहता है कि सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज रहेगा आपका, जैसे कि मान लीजिए पॉलिटेक्निक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में। तो अगर आपके पास पॉलिटेक्निक होगी तो वह कंपनी आपको अच्छे दामों पर रख लेगी, आपको पैसा देगी पर मंथ। अगर वही चीज आपके पास नहीं है तो वह कंपनी आपको रखेगी नहीं, आपको साफ मना कर देगी
निकाल देगी, या फिर निकाल देगी या फिर सफा मना कर देगी, तो दोनों बात एक ही है। आपको बिल्कुल वो निकाल देगी, और निकालने के बाद फिर आप दूसरी जगह ट्राई करेंगे जाके, नॉर्मल सी बात है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे अगर निकल गया तो फिर निकल गया, ठीक है। वो तो एक हमने एग्जाम्पल के लिए बोला था आप लोगों से, ठीक है। न्यायाधीश को बुरे आचरण अयोग्यता के कारण, ठीक है, इसमें इतनी अयोग्यता तो होगी नहीं कि वो मतलब उस पद के लायक हो, ठीक है। पद च्युत कर सकता है, यानी उसको पद से हटा सकता है। भाई बुरे आचरण होगा, कौन रखेगा? कोई नहीं रखेगा। और अयोग्यता होगी, उसके बारे में जानकारी नहीं होगी। अब हमें इसके बारे में जानकारी है तभी तो हम आपको बता रहे हैं, अगर जानकारी नहीं होती तो हम नहीं बता पाते, क्योंकि हम फिर उसमें अयोग्यता के पात्र होते। पर मुझे योग्यता है मुझे बताने की, तो मैं आप सभी को बता रहा हूँ इस बारे में, ठीक है। संसद के दोनों सदन अपने अपने कुल सदस्यों, अब दोनों सदन कौन से हैं? शॉर्ट में ALS RS, यानी लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। अपने अपने सदस्यों की संख्या बहुमत द्वारा, ठीक है, उनकी भी बहुमत रहेगी, किसकी? दोनों सदनों की, उपस्थित हों तथा मत देने वाले 2/3 बहुमत द्वारा पारित। अब इसमें क्या है? 2/3 द्वारा पारित होगा। अगर ये 2/3 दोनों सदनों के अगर चाहेंगे तो उस न्यायाधीश को सही भी बोल सकते हैं, अगर नहीं चाहेंगे तो गलत भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब उन्होंने मान लीजिए गलत बोल दिया, तो फिर यही चीज जाएगी कहाँ? राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति इसको फिर अगर सही लगेगा और सही इन लोगों ने अगर दिया होगा कि हाँ कि बंदा सही है, न्यायाधीश बनने लायक है, तो हम इसे रखें अथवा नहीं रखेंगे, ठीक है। तो 2/3 द्वारा बहुमत पारित होगा, उसके बाद में राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति उसको ज्ञापित करेगा, ठीक है। ज्ञापित करने के बाद में तब उसको उसके पद पे रखा जाए। अगर मान लो अगर ये 2/3 बहुमत नहीं चाहेगी कि ये इसका आचरण खराब है, अयोग्यता है, इसमें इसके बनने लायक नहीं है, तो वो नहीं रखेगा, तो फिर राष्ट्रपति भी उस पर क्रॉस का निशान लगा देगा और निकल जाएगा। अब हमारा अनुच्छेद रहेगा 124 का 4। जो हमारा अनुच्छेद 124 का 4 है, वह क्या बोल रहा है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने पूर्व अधिकारों के अंतर्गत करता है। किसके पूर्व? जो उनके पहले के मिले अधिकार होते हैं उसके अंतर्गत, अधिकारों के अंतर्गत करता है। और इसके लिए वह आवश्यकता अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के, किसके? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का भी परामर्श ले सकता है। अगर उसको लगेगा कि सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की जरूरत है यहाँ पर, तो वो यहाँ पर उन लोगों का परामर्श ले सकता है, अथवा ऐसी कोई जरूरी भी नहीं है कि वो ले ले, ठीक है दोस्तों। अब हम आ जाते हैं अनुच्छेद 124 का 5वां पॉइंट, अधीन किसी समावेदन के रखे जाने की तथा न्यायाधीश के कदाचार या असमर्थता के अन्वेषण और साबित करने की प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन कर सकेगी। क्या कर सकेगी? इसका जो कदाचार है, कौन? न्यायाधीश के कदाचार या असमर्थता। कदाचार का मतलब वही होता है बुरा बर्ताव किसी के साथ करना। असमर्थता का मतलब होता है कि जो न्यायाधीश है इस पद के लायक ही नहीं है, वो उसके समर्थ नहीं है, असमर्थ है कि उस पर यह कार्य हो नहीं पाएगा, ठीक है दोस्तों। अन्वेषण और साबित करने की प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन कर सकेगी। इसके बाद में हम आ जाते हैं अनुच्छेद 24 का 6, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। क्या? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना पद ग्रहण करने से पहले, कौन? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समय शपथ लेते हैं, ठीक है। जो राष्ट्रपति होते हैं वो किसके
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा समझने की कोशिश करना, राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समय शपथ लेते हैं। ठीक है। अब अनुच्छेद 124 का हमारा रहेगा 7 पॉइंट। कोई व्यक्ति जिसने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है, यानी क्या, जो न्यायाधीश है वो क्या, सर्वोच्च न्यायाधीश का पद धारण किया है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, किसमें, जो भारत है उसके राज्य क्षेत्र के भीतर, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी न्यायालय में या किसी प्राधिकारी के समक्ष वकालत नहीं कर सकता है। ये अनुच्छेद 24 का 7 पॉइंट बोल रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो आप समझ ही गए होंगे। अब हमारा रहेगा अनुच्छेद 125। 125 अनुच्छेद क्या बोल रहा है कि 28 जनवरी 1950 को, क्या कह रहा है, 28 जनवरी 1950 को ऐसे, ठीक है, कौन सी तारीख है ये, सर्वोच्च न्यायालय ने प्रिवी काउंसिलिंग की न्यायिक समिति को अपील की, किसको, न्यायिक समिति को अपील की, क्या बोला, सर्वोच्च अदालत के रूप में बदल दिया है। क्या किया उन्होंने, प्रिवी काउंसिलिंग न्यायिक समिति को अपील की, सर्वोच्च न्यायालय के रूप में बदल दिया है। अदालत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन व भत्ते दिए जाएं जो संसद भारत की संचित निधि निर्मित करे। यानी कहने का मतलब ये है, जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश थे उनका जो वेतन था, ठीक है, प्रति महीने का, वह संसद के भारत की संचित निधि द्वारा उनको मिलना चाहिए। ठीक है। प्रिवी काउंसिलिंग ये कब हुआ था, 28 जनवरी 1950 को। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो आप समझ ही गए होंगे। अब हमारा रहेगा अनुच्छेद 126। अब अनुच्छेद 126 क्या बोल रहा है, जब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का पद, ठीक है, कौन, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त, यानी खाली, क्या है, रिक्त का मतलब खाली है, या जब मुख्य न्यायमूर्ति अनुपस्थिति के कारण, कब, अनुपस्थिति के कारण, या अन्यथा अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ, तब न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से ऐसा एक न्यायाधीश जिसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे, उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल सीधा सीधा लिखा हुआ है, इसमें हमें बताने की इतनी आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, आपसे इतना ही कहना है कि हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, स्टडी विद शिवम सर। ठीक है, आप लोगों के लिए और संविधान से संबंधित जैसे सरकारी ही जो भी जॉब्स वगैरह निकलती हैं उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे, या फिर कौन से कहाँ पर नया नियम या नई चीज को किया जा रहा है उसके बारे में भी हम आप सभी को जानकारी देंगे। ठीक है, इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और पसंद
आने के बाद उसको शेयर भी करें। ठीक है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना आप सभी लोग ना भूलें। इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नई ऊर्जा, एक नई ताजगी के साथ। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारा जय हिंद, जय भारत।